मॉडल पेपर सेकंड कर रहे हैं हम। उच्च माध्यमिक परीक्षा राजनीति विज्ञान का 12th क्लास का 3.25 घंटे का पेपर होगा। 80 का पूर्णांक होगा। आपके लिए कुछ निर्देश होंगे। 7 प्रकार के निर्देश हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नाम अनुक्रमांक यानी अपने रोल नंबर अंकित करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है विकल्प है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 में आंतरिक विकल्प। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके बहुत से डाउट फैक्ट क्लियर होने वाले हैं। आज हम बहुत सरल और सहज होकर राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना। हम आपकी हर स्टेप पे मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप तो सहज और सरल रहकर समझने और सुनने का प्रयास करें। अंत तक बने रहें। जो भी आपके दिक्कत आए वो बताएं और आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनके भी आंसर देते चलें। तो चले पहला प्रश्न हल करें। शॉक थेरेपी की संस्था द्वारा दी गई थी। संजीव डेसवर्क का 2 नंबर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। आपके डाउट और फैक्ट सब क्लियर करूंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उत्तर क्या है अपना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। यूं तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही संस्था हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों ने ही प्रयास किया था। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना और ये एक आर्थिक मॉडल था। ये उन देशों में अपनाया गया था जो सोवियत संघ के अधीन जो 15 देश थे ना, 15 गणराज्य जो सोवियत संघ से अलग हुए थे 90 के दशक में, उन देशों के लिए अपनाया गया था। तो ये दोनों ही संस्थाएं थी, लेकिन अब हमारे ऑप्शन में संजीव वालों ने दोनों दिए तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को प्राथमिकता देंगे। बाकी आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। maastricht संधि किस संगठन का आधार है? बताओ। गेट एक्स आफ्टा है कि यूरोपीय व्यापार संगठन है कि यूरोपीय संघ है? maastricht संधि यूरोपीय संघ। कौन है? यूरोपीय संघ। साफ्टा संबंधित है। साफ्टा, एफ है मतलब फ्री, टी है मतलब ट्रेड, फ्री व्यापार से संबंधित है। और कौन से संगठन से है? सार्क से। विश्व में सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती अफ्रीकी देशों में। नेक्स्ट है मैकडोनल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाता है? मैकडोनल्डीकरण क्या है? तो ये एक प्रकार से सांस्कृतिक वैश्वीकरण है कि अमेरिका अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को दूसरे देशों पे जो थोपने की जो तकनीक है उसको कहते हैं मैकडोनल्डीकरण। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व का व्यापार, विश्व की पूंजी, विश्व का कल्चर आपस में जुड़ता है, उस प्रक्रिया का नाम है वैश्वीकरण। तो इसको सबसे अधिक कौन बढ़ाता है? औद्योगिक विकास, या विश्व युद्ध का खतरा, या सुरक्षा के खतरे, या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां? तो औद्योगिक विकास से ये बढ़ावा इसको मिला है। 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? बताओ। तो ये तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार व्यवस्था के समर्थक विचारधारा कौन सी है? वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है, कट्टरपंथी है कि पंथ निरपेक्ष है? दक्षिणपंथी विचारधारा है जो खुली और बाजार व्यवस्था का समर्थन करती है। तो फिर वामपंथी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था? तो ये था तीव्र संरचनात्मक परिवर्तन। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश नीति
विदेश मंत्री भी थे, इसलिए विदेश नीति के जनक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चीन ने तिब्बत पे कब नियंत्रण किया? साल बतानी। साल थी 1950 की। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? 1976 में। आपातकाल जब लागू था, जून 1975 में क्या लगाया गया था? आंतरिक अव्यवस्था के नाम पे आपातकाल। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 42वां हो गया ना। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया? तो ये साल थी 5 अगस्त 2019 की। नेक्स्ट प्रश्न देखें, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ होता है? किस देश में? टोक्यो, बीजिंग, दिल्ली, ताशकंद? तो ताशकंद में हुआ था, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है ना, ताशकंद समझौता जिसको कहते हैं। साल कौन सी? 1966 की। 1965 की युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। शेख अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कौन है? फारूक अब्दुल्ला। निर्बल सरकार किस प्रणाली की कमजोरी है? कौन सी सरकार में होती है निर्बल सरकार? वो होती है बहुदलीय व्यवस्था में। कौन सी दलीय व्यवस्था? बहुदलीय। दूसरे पिछड़े आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताएं। तो पहले के तो है काके काकेलकर, दूसरे के हैं बीपी मंडल। कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बताई थी? 27%। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 6% है 1 मार्क्स के। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंतर्गत भारत और रूस के बीच लगभग 80 दस्तावेजों पे हस्ताक्षर हुए हैं। तो आपको यहाँ खालिस्तान में क्या लिखना है? 80। भारत को ईस्ट और एक्ट नीति क्षेत्र का हिस्सा कौन है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के पूर्ण बहुमत से होता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? मुंबई में। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय थी वो? दूसरी। एक मुकदमा था जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आया था, और उसमें निर्णय दिया कि संविधान का बुनियादी ढांचा है, उस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सा वाद था? केशवानंद भारती मुकदमा था। मुकदमे को वाद कहा जाता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 होंगे, हर प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। तो 1 मार्क्स देखो कैसे लेंगे हम। भारत में दक्षिणी कोरिया की प्रौद्योगिकी का कौन सा ब्रांड लोकप्रिय है? दक्षिणी कोरिया के ब्रांड कौन से हैं? सैमसंग है, हुंडई है, एलजी है। यूरोपीय संघ की विदेशी और रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? कारण लिखना है एक। तो सदस्य देशों की अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है, इसलिए। कितने देशों का संगठन है? 27 देशों का यूरोपीय संघ। तो 27 देशों की विदेश नीति और रक्षा नीति अलग अलग होने के कारण इनकी जो कुछ मामले ऐसे हैं जहां सीमित हो जाती है इनकी पावर। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? भारत का पड़ोसी देश जो कि पूर्व में है बांग्लादेश, म्यांमार और आसियान देश। 10 देश है ना आसियान ग्रुप के, वो भी इसी में आते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की जनता किस प्रकार के शासन को वरीयता देती है? लोकतांत्रिक को। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है, वो क्या है? यूनेस्को। भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बतानी है तो बहुदलीय व्यवस्था है। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो स्पष्ट बहुमत मिला था कांग्रेस को, यानी 360 से ज्यादा मिली थी। तो देखें, पहले में 364, दूसरे में 371 और तीसरे में 361 है ना, 360 से ऊपर। 8वां प्रश्न करें, 1 मार्क्स ले। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी मोहलनविस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तेज गति से संरचनात्मक विकास करना, औद्योगिक विकास करना। लाल डेंगा किस दल के नेता थे? मिजो नेशनल फ्रंट के। वैचारिक प्रतिबद्धता क्या होती है? किसी विचारधारा के प्रति निष्ठा रखना, उसे कहते हैं वैचारिक प्रतिबद्धता। 1989 में
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया? एक तो थी भाजपा, एक थी वामपंथी दल। वामपंथी दल कौन से हैं? ध्यान आपको, सीपीआई, सीपीआईएम, ये क्या है? वामपंथी दल है। और वामपंथी दल की विचारधारा लिखने के लिए आपको कहा है मैंने, कमेंट बॉक्स में बताएं अब तक आपको कितना याद है, कितना आप पढ़ पाए हैं, कितना आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट पर्सन करेंगे। 50 शब्द सीमा है, 2 मार्क्स मिलेंगे। बहुत सरल है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया था? तो सोवियत संघ ने अपने अधिकांश संसाधन परमाणु हथियारों और सैन्य सामग्री के निर्माण पे खर्च कर दिया था, क्योंकि विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो आपस में इनमें कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी और हथियारों की होड़ थी। तो अधिकांश पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा था? सामग्री बनाने में। तकनीकी पिछड़ापन, नौकरशाही का नियंत्रण, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण भी ये गतिरोध उत्पन्न हो गया था। देव स्थल कौन से होते हैं? जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको कहते हैं देव स्थल। सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी हुई साझा धरोहर होती हैं, इनको देव स्थल कहा जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता? क्या कारण? सधे हुए पॉइंट लिए गए। सेना का हस्तक्षेप है वहाँ, आतंकवादी हस्तक्षेप और धार्मिक गुरुओं का हस्तक्षेप। याद हो जाएगा ना 3 पॉइंट। बहुत सरल है कि लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं हो पाता, वहाँ बार बार तख्ता पलट हो जाता है। तो सेना का हस्तक्षेप है, भारत में ऐसा नहीं है। आतंकवादी हस्तक्षेप करते हैं, धार्मिक गुरु दबाव बनाते हैं सरकार पे, तो चुनी हुई सरकार है वो गिरा दी जाती है। साझी संपदा संसाधन किसे कहते हैं? इनकी सुरक्षा के उपाय भी बताने। साझी संपदा संसाधन कौन से होते हैं? जिन पर सभी का समान अधिकार हो, जैसे जल है, वन है, आकाश है, अंतरिक्ष है, सब क्या है? साझी संपदा है, वायुमंडल है। इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए और सतत उपयोग की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। कांग्रेस को सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन के रूप में समझाना है कि कांग्रेस है वो एक पुरानी राजनीतिक पार्टी तो है जिसकी स्थापना 1885 में हुई। स्वतंत्रता युद्ध इसी के अंडर में लड़ा गया था। तो इसको कह सकते हैं कि मैं एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन था। तो क्या ऐसा था? तो समझाना है, समझाइए। तो कांग्रेस एक व्यापक सामाजिक वैचारिक गठबंधन थी जिसमें भिन्न वर्ग, जातियां, धर्म और विचारधारा के लोग शामिल थे। इसी विविधता के कारण ये लंबे समय तक भारतीय राजनीति में प्रभावी रही। 4 आम चुनाव, प्रथम 1952 से लेकर 1967 तक और केंद्र में तो 1977 तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की मुख्य चुनौतियां बतानी, तो इस प्रकार से आप अंडरलाइन करें और अपना पॉइंट बनाएं, फिर आंसर लिखें। देखो 1967 के चुनाव में कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी थी। दूसरा पॉइंट बनाए, आर्थिक समस्या भी थी देश में। विपक्षी जो दल थे उनमें एकता बनती जा रही थी, विपक्षी दल हावी होते जा रहे थे। चौथा क्या था? जनता में असंतोष। और उस समय 2 विश्व युद्ध पड़ोसी देशों से युद्ध भी लड़ चुका था भारत। कौन कौन से? 1962 में तो लड़ाई, फिर 1965 में भी हो गया, तो ये युद्ध भी झेल चुका था। तो आर्थिक समस्याएं भी थी, बेरोजगारी भी थी, क्योंकि देश आज़ाद ही हुआ था उस समय, जिससे कांग्रेस का प्रभुत्व था वो कमजोर हो रहा था। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का परीक्षण कीजिए। क्या परीक्षण करोगे? देखो, नेहरू के बाद नेतृत्व संकट उत्पन्न हुआ। बिल्कुल, नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में ये हुआ कि अब कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। तो इंदिरा गांधी को संगठन, सत्ता संतुलन और नीति निरंतरता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। बिहार आंदोलन क्या था? तो 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलता के नाम पे विरोध हो रहा था, और ये एक जन आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया था। नेक्स्ट पर्सन है ब्लू स्टार से। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो 1984 में
स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों को हटाने के लिए एक सैनिक अभियान चला था। उसका कुट नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इससे सिख समुदाय की भावनाएं को ठेस कैसे पहुंचे? दूसरा पॉइंट इसमें ये बताएं कि अब जो सिख समुदाय है वो नाराज क्यों हो गया था? तो इससे धार्मिक स्थल को क्षति पहुंची, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिखों का धार्मिक स्थल है, तो उनकी आस्था को ठेस पहुंची, जिससे सिख समुदायों की भावना आहत हो गई। 13 का प्रश्न है, भारत में वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में दो अंतर। अब आ गए, बताओ। वामपंथी दल समानता, समाजवाद और राज्य की भूमिका पे जोर देते हैं, जबकि दक्षिणपंथ मुक्त बाजार, निजीकरण और सीमित सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। खंड से लगा दे कॉपी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने शुरू करें। शब्द सीमा 100 का ध्यान रखें। प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा। चले हल करें। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों ने आसियान के निर्माण की पहल क्यों की? 10 देशों का ग्रुप है और भारत के वो देश हैं, भारत के पड़ोसी, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो एशिया के भी दक्षिण पूर्व में ही 1967 में बना ग्रुप। ये शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए शीत युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप का खतरा था। तो आसियान के माध्यम से इसके सदस्य देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाया, आर्थिक विकास को गति देने, राजनीतिक विवादों को बैठकर शांतिपूर्ण सुलझाने और सामूहिक रूप से वैश्विक मंच पे अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया। अथवा में प्रश्न है, जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाली कि किस प्रकार जापान एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप साझी, परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के संदर्भ में रियो घोषणा पत्र में क्या कहा गया है? तो ये कब हुआ था? रियो सम्मेलन 1992 में, पृथ्वी प्रथम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारियां समान नहीं हो सकती, क्योंकि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है, क्योंकि वो डेवलप हो चुके। विकासशील देश अभी आज़ाद हुए हैं, वो तो विकास करना उनके लिए बाकी है। वो तो अभी उद्योग लगाएंगे फिर प्रदूषण करेंगे। इसलिए इनमें विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा तय की गई, जिससे उनकी जिम्मेदारी अधिक है। विकासशील देशों को विकास का अधिकार है, इसलिए पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी है, साझी है, लेकिन अलग अलग है। अथवा में प्रश्न है, आजकल की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन भूगोल के बजाय राजनीति विज्ञान का विषय बनता जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये सरकारों की सत्ता, कूटनीति, संघर्ष, सहयोग और वैश्विक संस्थाओं से जुड़ चुकी। युद्ध हो, व्यापारिक समझौते हों, आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन हो, मानव अधिकार जैसे मुद्दे राजनीतिक निर्णय से प्रभावित होते ही हैं, सरकारों के निर्णय से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये जो मुद्दे हैं, ये अब भूगोल की बजाय राजनीतिक मुद्दे भी बनते जा रहे हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है, बहुत सरल है। अथवा में आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए और बताइए कि किस प्रकार सांस्कृतिक समरूपता लाता है। आर्थिक वैश्वीकरण, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं, जिससे मुक्त व्यापार होता है, विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ती है। इसके कारण वैश्विक ब्रांड, खान पान, पहनावा, जीवन शैली सबका प्रसार होता है। इससे विभिन्न देशों की स्थानीय संस्कृतियां एक जैसी होने लगती है, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता। जैसे भारत में नीली जींस, बर्गर, पिज्जा खा रहे हैं ना आजकल लोग, ये सब सांस्कृतिक समरूपता के ही उदाहरण हैं। भारत के विदेश संबंध किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया? तो भारत जब आजाद हुआ ना, तब भारत के सामने शीत युद्ध, विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, उपनिवेशवाद था, गुटनिरपेक्षता आंदोलन और एशियाई एकजुटता जैसी परिस्थितियों में विकसित हुआ था। भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। अथवा का प्रश्न है, भारत और चीन के युद्ध के कारण 1962 में, तो 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। सीमा विवाद प्रमुख था, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, तिब्बत पे चीन का नियंत्रण,
से स्थिति और जटिल हो गई। धर्मगुरु दलाई लामा का भारत में आश्रय लेना भी चीन को अखरने लगा। भारत की अग्रिम नीति और आपसी विश्वास ने भी तनाव बढ़ाया और इन कारणों से दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, जिससे भारत की सुरक्षा नीति को प्रभावित किया। खंड अध्याय के प्रश्न है और खंड अध्याय के प्रश्न 250 शब्द यानी 250 शब्दों में देना, 4 मार्क्स मिलेंगे। विश्व स्तर पर असमानताओं किस प्रकार से खतरे उत्पन्न होते हैं? असमानता से, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? बहुत सधे हुए शब्दों में आपके लिए आंसर तैयार किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र की चुनौतियों में अंतर, मुख्य अंतर क्या थे? अथवा में आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ? हैदराबाद को भारत में किस प्रकार सम्मिलित किया गया? तो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई होती है ना। अब हम मानचित्र भरेंगे और मानचित्र में पहले में ऑप्शन है ईरान, यूगोस्लाविया, हंगरी और रोमानिया। अथवा में जो अच्छा आपको आ रहा है वो भरना है। लाटविया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, लिथुआनिया, इनमें से जो भी आपको अच्छा आ रहा है वो आप भर सकते हैं। हम दोनों को ही सीखने वाले हैं। देखो, पहला ऑप्शन भरेंगे रोमानिया। कहाँ भरेंगे? हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ये सब यही है, यूरोपीय देश हैं। और ये वो देश हैं जो किसी समय रूस के साथ थे, यानी सोवियत संघ के साथ थे। यहाँ रूस है। ईरान खाड़ी देश है, ये रहा भारत के थोड़ा सा ही ऊपर है, तो ये भर दिया हमने। हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया और ईरान। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन भरेंगे अथवा वाला, लाटविया और लिथुआनिया, बाल्टिक देश है ये, भर दिया। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, ये रहा। ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है, ये रहा। तो इस प्रकार से मैप भरना भी बहुत आसान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पूरा मॉडल पेपर है वो हल कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दे। पढ़ें और मस्त रहें बिना कोई टेंशन के। आपकी हर स्ट्रेटजी डाली हुई है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने में आप गायब होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। समय बहुत कीमती है, समय की वैल्यू कैसे करें, समय का मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, विद्यार्थी का टाइम टेबल कैसा हो, सब आपकी हेल्प के लिए प्रयास किया गया है। थैंक्स।